तो अब मेरी बात सुनना एकदम शांति, ठीक। तो कल हमने सारी चीजों की बात कर ली थी, इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, हमने डीएनए देख लिया था कि डीएनए क्या होता है, डीएनए किससे बना होता है, डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक। न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, ठीक। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। हेलिक्स की पिच कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर, ठीक। एक अगर बी डीएनए है तो एक बार पूरे हेलिक्स में कितने बेस पेयर आएंगे, 10। ए डीएनए में 11, सी डीएनए में, जेड डीएनए में 12, ठीक। सारे के सारे राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं एक्सेप्ट जेड डीएनए। सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, ठीक। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही क्यों है, या डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूव किया गया। इसमें कई साइंटिस्ट का रोल है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे आपके फेडरिक ग्रिफिथ, ठीक। तो फेडरिक ग्रिफिथ ने हमारा एक्सपेरिमेंट किया था। फेडरिक ग्रिफिथ ने किसको ग्रो किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। किसको, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक। ठीक, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की अगर मैं बात करूंगा तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को इन्होंने जब ग्रो किया तो इन्होंने कल्चर प्लेट में देखा दो चीजें, एक स्मूथ था और एक क्या था, रफ, ठीक। अब कल्चर प्लेट में एक कॉलोनी क्या थी, पूरी तरह से स्मूथ, एक कॉलोनी क्या थी, रफ, ठीक। तो इन्होंने ग्रो किया और इन्होंने देखा दो तरह की कॉलोनी, स्मूथ और रफ, ठीक। अब स्मूथ कॉलोनी स्मूथ क्यों थी, पॉलीसेकेराइड किसके ऊपर क्या प्रेजेंट थी, लेयर। म्यूकोपॉलीसेकेराइड किसके ऊपर क्या थी, लेयर, ठीक। तो इस पे ऊपर लेयर थी म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक। म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर थी और इसके ऊपर ऐसी कोई लेयर मौजूद नहीं थी, इसीलिए क्या था, रफ। अब फेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, सबसे जानवर कौन सा एक्सपेरिमेंट के लिए काम आता है, चूहा। तो उन्होंने पकड़ा चूहे को, ठीक। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन, मेरी बात समझो, बैक्टीरियाज के अलग अलग तरह से स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज के अलग अलग तरह से स्ट्रेन्स होते हैं, तो इसीलिए अब हमारे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में हम कितने स्ट्रेन्स की बात करेंगे, दो। कौन कौन से, एस और आर, ठीक। अब एस स्ट्रेन यानी कि स्मूथ स्ट्रेन की अगर मैं बात करूंगा तो स्मूथ स्ट्रेन को जब चूहे में डाला गया, ठीक, तो क्या हो गया, चूहा मर गया, माइस डाइड, ठीक, चूहा मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन के बजाय क्या किया, रफ स्ट्रेन को डाला। रफ स्ट्रेन को किसके अंदर, माइस के अंदर। माइस क्या रह गया, जिंदा रह गया, ठीक। तो अब इन्होंने खुराफात की, क्या खुराफात की, इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट किल कर दिया। यानी कि हीट किल मतलब पूरी तरह से क्या किया, मार दिया, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट किल कर दिया, हीट किल कर दिया, ठीक। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को चूहे के अंदर डाला और चूहा क्या कैसा रह गया, क्या रहेगा, जिंदा, चूहा रह गया जिंदा, ठीक। तो अब इनके पास दो पॉसिबिलिटीज थी, ठीक। तो इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल करके जब माइस के अंदर डाला तो चूहा रह गया जिंदा। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों कॉम्बिनेशन को, एस स्ट्रेन और एस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन को फिर से मिलाकर किसके अंदर डाला, चूहे के अंदर, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखते हैं तो इसमें डाला जाता है आपका आर स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के साथ क्या मिलाया जाता है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक, एस स्ट्रेन। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब डालते थे हम, तो मेरी बात समझो, आर स्ट्रेन को जब डाला जाता था तो भी चूहा क्या रहता था, जिंदा। एस स्ट्रेन को हीट किल करके आ रहा था तब भी चूहा जिंदा, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों को मिलाकर जब डाला गया तो क्या एक्सपेक्ट किया गया था, चूहा क्या रहेगा, जिंदा, ठीक। इन दोनों को मिलाकर डाला गया तो एक्सपेक्ट किया गया था चूहा क्या रहेगा, जिंदा, पर चूहा जिंदा नहीं था, चूहा क्या हो गया, मर गया, ठीक, चूहा मर गया। अब चूहा मर गया तो फेडरिक ग्रिफिथ ने कहा कि कुछ ऐसी चीज थी हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, ठीक, कुछ ऐसी चीज थी वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से किसमें चली गई, आर स्ट्रेन में, जिसने आर स्ट्रेन को क्या बना दिया, वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब क्या होता, खतरनाक। जैसे मैं बात करूं, एस स्ट्रेन क्या है, खतरनाक, चूहे को क्या कर दे रहा है, मार दे रहा है। एस आर स्ट्रेन क्या है, खतरनाक नहीं है। तो ये आपका, इसको बोलते हैं वायरुलेंट है ये, और ये क्या है, नॉन वायरुलेंट, ठीक। अब आप क्या देखते हैं
ठीक, जो एस स्ट्रेन था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, ये भी कैसा था, नॉन वायरुलेंट, लेकिन इसने क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड ने कुछ चीजें किसमें ट्रांसफर कर दी, आर स्ट्रेन, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन भी क्या हो गया, वायरुलेंट। ठीक, तो अब ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ बस इतनी चीजें बता पाए थे कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन में कुछ चीजें बदलाव ला दी होंगी। किसी चीज के अंदर बदलाव लाना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का कौन सा प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ कहते हैं कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को क्या कर दिया होगा, ट्रांसफॉर्म, जिसके वजह से जो आर स्ट्रेन है वो क्या हो गया, वायरुलेंट, और उसने चूहे को क्या कर दिया, मार दिया। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। तो अब क्या पता चला कि कोई ऐसी चीज थी जो एस स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन से जाके आर स्ट्रेन को क्या बना दे रही थी, वायरुलेंट। एस स्ट्रेन से कहां जा रही थी, आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को क्या बना रही थी, वायरुलेंट। अब ये चीज फ्रेडरिक ग्रिफिथ नहीं बता पाए कि क्या जाती थी। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास 3 साइंटिस्ट है। ठीक है, कौन कौन से 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी। ठीक, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी 3 साइंटिस्ट हैं। ठीक, अब इसमें क्या किया गया, तीनों साइंटिस्ट थे, तीनों साइंटिस्ट ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट को ही लिया और इसमें थोड़े थोड़े बदलाव किए। इन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से पहले ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सारी चीजें आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नोट्स में लिखी हुई है, एक बार पलट कर देख लेना, ना हो तो उठा के फिर से पूरी एनसीईआरटी लिख लेना, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। ठीक, तो एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने क्या किया कि इसी सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से पहले यह माना जाता था कि जो हमारा प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, कभी सवाल भी पूछा जा सकता है, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से पहले यह माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, प्रोटीन। पर एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें यह पता चल गया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। ठीक, तो अब हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने सेम टू सेम चीजें ली। ठीक, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन क्या है, वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन क्या है, नॉन वायरुलेंट। इन दोनों को इन्होंने लिया। ठीक, अब इन्होंने तीन अलग अलग केमिकल्स डाल दिए। क्या डाल दिए, 3 अलग अलग केमिकल्स। ठीक, अब आपको सारे केमिकल्स के नाम पता है। सबसे पहले इन्होंने क्या डाला, प्रोटीएज। चलो हम किसकी बात करते हैं, प्रोटीएज। मेरी बात समझना, अब ध्यान से बात समझना, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से क्या इसमें गया, तो इन्होंने सबसे पहले कौन सा केमिकल डाल दिया, प्रोटीएज। ठीक, तो प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, खत्म कर देगा। प्रोटीएज इन दोनों के अंदर जो भी प्रोटीन होगा उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। और इन दोनों के अंदर अगर प्रोटीन खत्म हो जाएगी तो अगर कोई चीज प्रोटीन से ट्रांसफर होने वाली थी तो ट्रांसफर नहीं होती। समझ पा रहे हो कि नहीं, कि अगर हमने प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया तो जो चीज प्रोटीन से ट्रांसफर होने वाली थी वो प्रोटीन से ट्रांसफर नहीं होगी और माइस क्या हो जाता, जिंदा। माइस क्या रह जाता, जिंदा। पर ऐसी बात नहीं हुई, प्रोटीएज डालने के बाद भी माइस क्या हो गया, डाइड। माइस क्या हो गया, डाइड, माइस मर गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, इन्होंने इसके अंदर क्या डाल दिया, प्रोटीएज। तो जो चीज प्रोटीन से ट्रांसफर होने वाली थी वो क्या हो जाती, रुक जाती। और माइस, चूहे को मरना नहीं चाहिए था लेकिन यहां पर चूहा मर जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है। यह बात कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है, सबको क्लियर है ना। ठीक, कि जो चीज प्रोटीन से ट्रांसफर होने वाली थी वो अब ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन फिर भी चूहा क्या हो रहा है, मर रहा है। इसका यह मतलब है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने क्या डाला, आरएनएस। क्या डाला, आरएनएस। अब आरएनएस डालने से क्या खत्म हो जाता, आरएनए। आरएनए डालने से क्या खत्म हो जाता, आरएनए। अब आरएनए अगर खत्म हो जाता और कोई चीज आरएनए से ट्रांसफर होने वाली होती तो ट्रांसफर नहीं होती और चूहा क्या रह जाता, जिंदा। लेकिन यहां पर चूहा क्या हो गया, मर गया। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है। यहां पर भी चूहा क्या हो गया, मर गया। सबको सारी बातें समझ में आ रही है, पक्का। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं कि अब इन्होंने तीसरी चीज डाली। इन्होंने क्या डाला, डीएनएस। डीएनएस, डीएनएस, आरएनएस, प्रोटीएज क्या है, एंजाइम्स हैं। प्रोटीन किसको, प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन। आरएनए, आरएनएस। और डीएनए को, डीएनएस।
ठीक, तो अब डीएनए एंजाइम डाला गया किसके अंदर, इसके अंदर। तो जो चीज हमारी डीएनए से ट्रांसफर होने वाली थी वो अब डीएनए से ट्रांसफर नहीं होगी, और इस केस में हमारा चूहा क्या हो जाएगा, जिंदा। और ये बात एकदम सही साबित हुई। तो इसका हमको ये बात पता चल गई कि जो चीज ट्रांसफर हो रही थी वो कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही थी, डीएनए। ठीक, कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही थी, डीएनए, और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, डीएनए। क्लियर। तो अब साइंटिस्ट के नाम की बात करते हैं। सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। किसने किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। किसके ऊपर किया, सब लोग बोलो। ठीक, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कितने स्ट्रेन्स, स्ट्रेप्टोकोकस कितने के, इतने 2। कौन सा स्ट्रेन से माइस मर जाता था, एस। कौन से स्ट्रेन से माइस नहीं मरता था, आर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को क्या कर दिया, हीट किल्ड, तो माइस क्या था, जिंदा। ठीक, उसके बाद जब दोनों को मिला दिया तो माइस क्या हो गया, मर गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई चीज हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कहां गई, आर स्ट्रेन में। क्या गई थी ये बात हमको पता नहीं चली थी। किसने ये बात बताई, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी। एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी, उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया। ठीक, प्रोटीएज डाला तो माइस क्या था, जिंदा। तो इसके मतलब क्या है कि माइस मर गया, तो इसका मतलब क्या था, प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए डाला तो आरएनए भी माइस मर गया, तो आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए डालने पर माइस क्या रह गया, जिंदा। तो इसका क्या मतलब था, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। ठीक, अब अगले एक्सपेरिमेंट की बात आती है। अगले एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखते हैं, ठीक, अगला एक्सपेरिमेंट अनइक्विवोकल प्रूफ। एनसीईआरटी की पहली लाइन लिखता है कि हार्सी और चेस के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले लाइन लिखी हुई है, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए बीइंग जेनेटिक मटेरियल इज प्रूव्ड बाय द हार्से एंड चेस। इसका क्या मतलब है, अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिसको गलत ठहराया ना जा सके, मतलब जो चीज 100% सही हो। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूव किया था, हार्सी और चेस। 100%। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पहले किसने प्रूव किया, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी। और कहीं एनसीईआरटी और कहीं अगर लाइन लिखी हुई हो, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए बीइंग जेनेटिक मटेरियल इज प्रूव्ड बाय हार्सी एंड चेस। ठीक, तब हम हार्सी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट को इसमें से नहीं देखेंगे, एनसीईआरटी का आप लोग डायग्राम बना लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, अब हम एनसीईआरटी से देखते हैं। ठीक, भाई साहब कल भी टूटा था, आज भी टूट जाएगा। ठीक ठीक, तो अब मेरी बात समझना, व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। ठीक, अब हम बैक्टीरियोफेजेस की बात करते हैं। तो हार्सी और चेस ने क्या किया, एक जगह रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, एक जगह क्या लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। दो चीजें ली, क्या लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक, तो दो चीजों की बात आती है। ठीक, तो उन्होंने दो ग्रुप के बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। ठीक, अगर मैं बात करूंगा सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32, याद होना चाहिए, कितना होता है 32, और फास्फोरस का 31, याद है कि नहीं। ठीक, तो फास्फोरस का 31 होता है और सल्फर का 32 होता है। लेकिन अगर रेडियो एक्टिव सल्फर की बात की जाए तो 35 और रेडियो एक्टिव फास्फोरस की तो 32। क्लियर है कि नहीं। तो हार्सी और चेस ने क्या किया कि एक प्लेट में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला और एक प्लेट में रेडियो एक्टिव फास्फोरस जा रहा, इसमें भी बैक्टीरियोफेज ग्रो हुआ, इसमें भी बैक्टीरियोफेज ग्रो हुआ। अब मेरी बात समझना। ठीक, अगर मैं बात करूंगा फास्फोरस की, अगर मैं बात करूंगा फास्फोरस की, तो फास्फोरस हमारे डीएनए में मौजूद होता है कि नहीं। ठीक, अच्छा मैं बात करूं फास्फोरस और सल्फर की। ठीक, दो चीजें, डीएनए में क्या मौजूद होगा, फास्फोरस, और प्रोटीन कहां, प्रोटीन में क्या मौजूद होगा, सल्फर, क्योंकि हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट है कि नहीं। फास्फोरस कंटेनिंग अमीनो एसिड पढ़े कभी, नहीं ना। तो हमारे पास क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या है कि सल्फर कहां जाएगा, प्रोटीन, और फास्फोरस कहां जाएगा, डीएनए। ठीक, तो आप सिंपल सी बात देखना। ठीक, बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया गया, रेडियो एक्टिव सल्फर को ग्रो किया गया, तो जो हमारा बैक्टीरियोफेज था उसका कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब क्या होता है, कवरिंग, यानी कि बैक्टीरियोफेज की कवरिंग में क्या आ गया, रेडियो एक्टिव सल्फर।
बैक्टीरियोफेज की कवरिंग कैसी है, प्रोटीन की, और प्रोटीन के अंदर क्या आएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर। दूसरे तरह का बैक्टीरियोफेज की बात की जाएगी तो इसके अंदर क्या था आपका, रेडियो एक्टिव डीएनए, सॉरी रेडियो एक्टिव डीएनए क्यों था, क्योंकि इसमें क्या था, फास्फोरस, और फास्फोरस कहां मौजूद होता है, डीएनए में। समझ में की बात। तो दो अलग अलग तरह की कल्चर प्लेट थी। अगर मैंने फास्फोरस के साथ ग्रो किया तो क्या आ जाएगा, डीएनए। अगर मैंने सल्फर के साथ ग्रो किया तो प्रोटीन। प्रोटीन कहां मौजूद है, कवर में। प्रोटीन कहां मौजूद है, कवर में। और जेनेटिक मटेरियल कहां मौजूद है, सेल बॉडी के अंदर। क्लियर है कि नहीं। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरियोफेज से किसको इन्फेक्ट करवाया, ई कोलाई को। किसको इन्फेक्ट करवाया, ई कोलाई। तो पहला सवाल पूछा जाता है कि इसमें 3 स्टेजेस क्या होती हैं। तो 3 स्टेज होती है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन कौन सी स्टेजेस है, इन्फेक्शन, बेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन हम किससे करवा रहे हैं, बैक्टीरियोफेज से। किसको इन्फेक्ट करवा रहे हैं, ई कोलाई। बैक्टीरियोफेज से किसको इन्फेक्ट करवा रहे हैं, ई कोलाई। ठीक, अब मेरी बात समझना कि अब देखते जाना, इस वाले बैक्टीरियोफेज ने इस वाले ई कोलाई को आके इन्फेक्ट किया। ठीक, देखो मेरी बात समझना, जब भी वायरस जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वायरस पूरी तरह से बॉडी के अंदर घुसता नहीं है। वायरस अंदर क्या छोड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। क्या छोड़ता है, जेनेटिक मटेरियल। तो जो भी बैक्टीरियोफेजेस हैं यहाँ पर, वो अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ई कोलाई के अंदर। अब इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ गया और इसका भी जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ गया। ठीक, तो हमने इन्फेक्शन करवा दिया। फिर क्या किया, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या किया, उनको मिला दिया, और मिलाने के बाद उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। ठीक, पहले क्या किया, इन्फेक्ट किया, फिर मिलाया, फिर क्या किया, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें क्या मिला, सेंट्रीफ्यूज करने पर हमें 2 चीजें मिली। ठीक, एक बॉडी के अंदर वाला मिला, एक बॉडी के बाहर। ये क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर, ये क्या, बॉडी के बाहर। अब बॉडी के अंदर यानी कि सेल के अंदर, अगर मैं बात करूं किसके अंदर, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर यहां पर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, सेल के बाहर रेडियो एक्टिविटी दिखी। यहां पर सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखी, सेल के बाहर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। तो इससे आप क्या समझते हैं, रुक जाना एक सेकंड। विजिबल है पीछे से, विजिबल है ना। ठीक, तो आप क्या देखते हैं कि जब भी हमारा रेडियो एक्टिव वाला इनकारपोरेट किया गया, ठीक, तो रेडियो एक्टिव वाला इनकारपोरेट किया गया, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी कहां थी, प्रोटीन में। तो प्रोटीन मतलब यानी कि किसमें थी रेडियो एक्टिविटी, कैप्सूल, और कैप्सूल अंदर नहीं आ पाया। ठीक, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देखो सिंपल सी बात याद रखना कि जब रेडियो एक्टिविटी कहां दिखी, ठीक, जब हमने सल्फर को लिया तो रेडियो एक्टिविटी कहां दिखी, सेल के बाहर। सेल के बाहर को हम लोग यहां पे एक टर्म यूज करते हैं, सुपरनेटेंट। क्या यूज करते हैं, सुपरनेटेंट। ठीक, और सेल के अंदर 2 चीजें हैं। तो अगर मैंने सल्फर को लिया और सल्फर वाला प्रोटीन कोड अंदर ही नहीं गया, सल्फर वाला प्रोटीन कोड अंदर ही नहीं गया, तो रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर कैसे दिखेगी, रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर नहीं दिखेगी। तो इस कंडीशन में रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर नहीं दिखती थी, सेल के बाहर रेडियो एक्टिविटी दिखती थी, सल्फर के केस में। अगर मैं बात करूंगा फास्फोरस की, तो फास्फोरस के केस में क्या देखते हैं, फास्फोरस कहां इनकॉर्पोरेट होता है, डीएनए। फास्फोरस कहां इनकॉर्पोरेट होता है, डीएनए। और डीएनए कहां चला जाएगा, अंदर। ठीक, तो डीएनए कहां चला गया, सेल के अंदर। तो इस केस में रेडियो एक्टिविटी कहां दिखी, सेल के अंदर, और सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। क्लियर है कि नहीं। ठीक, तो आप क्या देखेंगे, आपसे सवाल पूछूंगा, आप बताएंगे कितने कल्चर प्लेट को लिया गया, 2। कौन कौन सी, सल्फर और फास्फोरस। सल्फर कहां इनकॉर्पोरेट हुआ, कहां पर, कैप्सूल में। कैप्सूल में क्या था, प्रोटीन। और हमारा फास्फोरस कहां इनकॉर्पोरेट हुआ, डीएनए। डीएनए कहां मौजूद है, सेल के अंदर। ठीक, जब इंफेक्शन हुआ तो कौन सी चीज अंदर गई, डीएनए। कौन सी चीज अंदर गई, डीएनए। कैप्सूल कहां रह गया, बाहर। सल्फर के केस में रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर दिखेगी कि बाहर, और फास्फोरस के केस में अंदर। तो इससे हमें यहां पता चला गया कि कौन सी चीज अंदर जा रही है, डीएनए। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कहां दिख रही थी, सेल के अंदर। समझ पा रहे हो कि नहीं। और देखो इन्फेक्शन किया गया, फिर हमने मिलाया, ब्लेंडिंग किया। ब्लेंडिंग का मतलब क्या हो गया, मिला दिया। और सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब क्या हो गया, अलग अलग। तो सुपरनेटेंट अलग हो गया और हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी, अलग। तो सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी किसमें दिखती है, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी किसमें दिखती है, सल्फर। और हमारे सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी कब दिखती है, फास्फोरस। क्लियर है कि नहीं। तो ये हार्से और चेस का एक्सपेरिमेंट है। हार्से चेस का एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि रेडियो एक्टिविटी के बेस पे कि हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इसमें चीजें क्या हो जाती, उल्टी। चीजें क्या हो जाती, उल्टी। ठीक, तो इसीलिए हमारा प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्लियर है कि नहीं। तो हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब सवाल है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है।
आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं हो सकता? तो हमारे पास कुछ जवाब है। ठीक, तो आपने क्या देखा, आपने कल इंट्रोडक्शन की बात की, आज आपने देखा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने बताया कौन सी चीज जा रही है, डीएनए। और डीएनए को कंफर्म किसने किया, हार्से और चेस। किसने, हार्से और चेस। इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक, तो हार्से चेस ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। तो ये डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय हार्सी एंड चेस and other different experiment. The first experiment transformation principle given by Frederick Griffith. ठीक, हार्से और चेस एक्सपेरिमेंट में दो चीजें ली गई थी, रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक, तो सारी चीजें, 3 स्टेप्स कौन कौन से, इन्फेंशन, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफ्यूगेशन। आपने सारी चीजें देख ली। ठीक, अब जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। हार्से चेस का एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर है कि नहीं, पक्का, कि हमने बैक्टीरियोफेज को किसमें ग्रो किया, क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन का कोड थोड़ी ना अंदर जा रहा है, क्या अंदर जा रहा है, डीएनए। और डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी उस केस में नहीं है। आप इधर देखें, आप ये वाला डायग्राम देखें, ये जो बैक्टीरियोफेज था, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियो एक्टिविटी कहां थी, उसके कैप्सूल में, और उसका कैप्सूल अंदर नहीं जा रहा। तो इससे हमें क्या पता चला, कौन सी चीज अंदर जा रही है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में यहां रेडियो एक्टिविटी नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिविटी थी। तो जेनेटिक मटेरियल की रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, फास्फोरस। और कैप्सूल की रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, सल्फर। क्लियर है कि नहीं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका, प्रोटीन। पक्का, क्या होता है, डीएनए। मोस्टली ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डीएनए। कुछ प्रोटीन कभी जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन हमें कभी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखते हैं कुछ केसेस में। ठीक, वायरस के केसेस में। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। इन सम वायरसेस आरएनए कैन आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स थे जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर होने चाहिए। पहला फीचर है कि केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल। केमिकली भी स्टेबल, यानी कि क्या हो, रिएक्टिव भी ना हो, और उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो, स्टेबल। डीएनए क्यों स्टेबल है आरएनए से, 2 कारण हैं। तो आरएनए भी तो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। मैं बता रहा हूं, जैसे कि डीएनए, आरएनए के अंदर कौन सी शुगर है, राइबोस। और डीएनए के अंदर कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोस। यानी कि एक OH क्या हो गया डीएनए वाले के अंदर, कम। डीऑक्सीराइबोस के अंदर एक OH क्या हो जाता है, कम। तो OH क्या, देखो OH ज्यादा रिएक्टिव होता है कि H, OH। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर याद है, बताओ। तो राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर को देखना, C2 पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा OH किसके अंदर मौजूद होता है, राइबोस। ठीक, चलो भाई राइबोस शुगर बना देते हैं पहले। ठीक, मुझे भी याद नहीं है भाई कैसे बनाते हैं। ठीक, बताना सही बन रहा है कि नहीं। सही है। ये कौन सी शुगर है, राइबोस। कौन सी शुगर है, राइबोस। ठीक, ठीक, बातचीत नहीं। ठीक, आप क्या देखते हैं कि इसमें जो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन पर OH एक एक्स्ट्रा OH किसके अंदर मौजूद है, राइबोस के अंदर। तो सेकंड कार्बन पर एक्स्ट्रा OH मौजूद होना राइबोस यानी कि आरएनए को क्या बनाता है, रिएक्टिव। तो आरएनए क्या है, रिएक्टिव। तो डीएनए क्या है, थोड़ा क्या है, केमिकली अनरिएक्टिव। तो हमारे लिए जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एबल टू रिप्लिकेट। ऐसा नहीं कि आरएनए रिप्लिकेट नहीं कर सकता, पर डीएनए हमारे आसानी से रिप्लिकेट कर सकता है। उसके आगे की बात करते हैं, स्लो म्यूटेशन दैट हेल्प इन इवोल्यूशन। आरएनए के अंदर बहुत ही फास्ट म्यूटेशंस होते हैं। आरएनए के अंदर कैसे म्यूटेशंस होते हैं, फास्ट। डीएनए के अंदर कैसे म्यूटेशंस होते हैं, स्लो। और स्लो म्यूटेशंस किस में काम आते हैं, इवोल्यूशन। स्लो म्यूटेशन किस में काम आते हैं, इवोल्यूशन।
ठीक, अगला है एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, यानी कि जो मेंडल के लॉस थे उसको फॉलो कौन करता है, हमारा डीएनए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी जो हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। केमिकली स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, रिप्लिकेट करना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, म्यूटेशन कैसे होने चाहिए, स्लो, और मेंडेलियन प्रिंसिपल पे क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस। सवाल है रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें से 3 ऑप्शन रहेंगे, कोई और ऑप्शन रहेगा, सोच पा रहे कि नहीं। तो ऐसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन से, एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे की बात करते हैं। ठीक, तो डीएनए इज प्रिफर्ड और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फ्री OH, सेकंड नंबर ऑफ शुगर इन आरएनए। तो सेकंड OH पर एक एक्स्ट्रा OH मौजूद है कि नहीं, तो इसीलिए आरएनए क्या हो जाता था, रिएक्टिव। सेकंड पोजीशन पर एक्स्ट्रा OH मौजूद होने से आरएनए क्या हो जाता था, रिएक्टिव, और डीएनए क्या था, कंपैरेटिवली अनरिएक्टिव। दूसरी बात आती थी, डीएनए के अंदर क्या मौजूद होता है, साइटोसिन, सॉरी क्या मौजूद होता है, थाइमीन। डीएनए के अंदर क्या है, थाइमीन, और आरएनए के अंदर क्या है, यूरेसिल। ठीक, 5 मिथाइल यूरेसिल को क्या बोलते हैं, थाइमीन। 5 मिथाइल यूरेसिल, थाइमीन। थाइमीन का दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल। मेरी बात समझना, यूरेसिल और थाइमीन में क्या डिफरेंस है, एक CH3 ग्रुप का। ठीक, तो जो CH3 ग्रुप है वो क्या बनाता है, थाइमीन को क्या बना देता है, मोर स्टेबल। ठीक, जैसे कि आपने पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पढ़ा है कि नहीं। तो कई बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल बनाता है, एक बार कई बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मेरे हिसाब से। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो यूरेसिल को क्या, सॉरी थाइमीन को क्या बना देता है, मोर स्टेबल। अगर मैं बात करूंगा, देखो मेरी बात, ठीक, यूरेसिल की बात की जाएगी, यूरेसिल, और किसकी बात की जाएगी, थाइमीन। किसकी बात की जाएगी, थाइमीन। थाइमीन का दूसरा नाम होता है 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। दोनों का स्ट्रक्चर में क्या है, यूरेसिल, लेकिन थाइमीन के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, 5 मिथाइल, और यही 5 मिथाइल इसको क्या बनाता है, मोर स्टेबल। क्या बनाता है, मोर स्टेबल। ठीक, तो हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसी वजह से होता है, उसके अंदर एक तो OH ग्रुप क्या होता है, कम, और दूसरी चीज क्या मौजूद होती है, थाइमीन। ठीक, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है, एक कम OH की वजह से, और किसकी वजह से, थाइमीन। ठीक, तो ये सारी बातें थी। ठीक, आरएनए, सबसे पहले आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक, जब इवोल्यूशन प्रोसेस में आया तो सबसे पहले आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंट, देखो आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल हुआ, पर समय के साथ साथ हमारे जीन्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जीन्स क्रोमोसोम्स में बदलाव आते रहे। ठीक, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक, आज भी, अच्छा हमारी बॉडी में आरएनए नहीं हो तो कोई दिक्कत, आरएनए नहीं होगी तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो हमारी बॉडी में भी आरएनए की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, तो आरएनए डिफरेंट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, लाइक ट्रांसलेशन, लाइक स्प्लाइसिंग अकर अराउंड आरएनए। तो हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट, देखो कोई भी चीज है हमारी बॉडी में, कोई भी चीज है, मोस्टली सब चीज कैसे किसके द्वारा रेगुलेट होती है, प्रोटीन। हमारी बॉडी में सब मोस्टली चीजें किसके द्वारा रेगुलेट होती है, प्रोटीन। मोस्टली हार्मोन्स कैसे हैं, प्रोटीनेशियस। ठीक, तो अगर कोई चीज प्रोटीन द्वारा रेगुलेट होती है, तो अगर mRNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन बनेगी नहीं, अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो हम जिंदा रह पाएंगे नहीं। तो हमारे आरएनए भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियली जरूरी है। उसके आगे की बात की जाती है, आरएनए कैन यूज द जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालिस्ट। कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि राइबोजाइम्स, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक, मैं आगे इसका फुल फॉर्म लिखा होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो ये कुछ, देखो आपने एक जगह पढ़ा होगा कि हमारे मोस्टली एंजाइम्स कैसे होते हैं, एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस। कुछ एंजाइम्स कैसे होते हैं, आरएनए से बने होते हैं। ठीक, तो आरएनए हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में, हार्मोन, कुछ हार्मोन को रेगुलेट करने में, कुछ हमारे एंजाइम्स को रेगुलेट करने में। वो सारी चीजें किससे बनी होती है, आरएनए से। ठीक, तो डीएनए इवॉल्व अराउंड आरएनए, यानी कि डीएनए किसके का इवोल्यूशन किसके अराउंड हुआ, आरएनए के। दो चीजें, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। हमारी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, हमारी हर सेल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। किस फॉर्म में स्टोर्ड है, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए।
हम अगर बॉडी की एक सेल निकालूं, उस सेल के अंदर क्या है? डीएनए। और उस हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर है? डीएनए। लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, तो किसकी जरूरत होगी? आरएनए। जैसे कि हमारी इंफॉर्मेशन डीएनए के स्ट्रैंड्स के रूप में स्टोर्ड है। बातचीत सुनना, हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के स्ट्रैंड में स्टोर्ड है। अब उस इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी में एंजाइम बनाना है, उस इंफॉर्मेशन में हार्मोन बनाना है, तो उसको आगे चल के क्या बनाना पड़ेगा? आरएनए। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है? डीएनए। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए आरएनए। तो वही बातें लिखी हुई हैं। स्टोरेज के लिए क्या यूज होता है? डीएनए। और ट्रांसफर के लिए क्या यूज होता है? आरएनए। तो ये सारी बेसिक्स थे, ये सारे आपने सारे पॉइंट्स पढ़े, ठीक, कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्यों है। तो अभी तक आप देख चुके हैं कि हमारे क्रोमोसोम्स, अच्छा बताओ, पहले यही तो माना जाता था कि क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के लिए। फिर क्रोमोसोम्स में कितनी चीजें हुई? 4, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। फिर उन सब में क्या पता लगा कौन जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए। ठीक, तो उसके बाद डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। यहां तक कोई डाउट्स है? क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि एक OH क्या है? कम, और दूसरी बात क्या है? थायमीन प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब हम इस चैप्टर में बेसिक 3-4 चीजों की बात करेंगे। ठीक, 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। रिप्लिकेशन क्या है? रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक, और लास्ट में क्या है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक, जिसमें आप पढ़ेंगे कौन सा? लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक, तो सबसे पहले हम रिप्लिकेशन की शुरुआत करते हैं। बताओ, डीएनए का रिप्लिकेशन, हमारे सेल साइकिल में कितने फेजेस हैं? कितनी फेजेस हैं? 2। कौन कौन सी? इंटरफेज और एम फेज। कितने फेज है? 2, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में कितनी फेजेस? 3, G1 S G2, G1 S G2। डीएनए रिप्लिकेशन किसमें होता है? एस फेज। तो डीएनए का रिप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? एस फेज। पहली लाइन ही लिखी हुई है कि डीएनए रिप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक, डीएनए का रिप्लिकेशन किसने प्रूव किया? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने भी डीएनए का रिप्लिकेशन बताया था। ठीक, डीएनए का रिप्लिकेशन अलग अलग मेथड, अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए गए। ठीक, अच्छा बताओ, सेल के अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से हमको चीजें दिखती भी नहीं है। जैसे उस दिन देखा, उस दिन आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख रहा हूं सेल के अंदर, ठीक है, तो हमें न्यूक्लियोसोम डायरेक्टली तो दिखाई नहीं दे रहे, हम उसको एज्यूम ही तो कर रहे हैं। बताओ, ठीक, किसने देखा है कि देखो अब मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डीएनए को देख रहा हूं, तो भी हमें डीएनए दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो किसी ने न्यूक्लियोटाइड को देखा होगा डीएनए के अंदर? न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर को देखा होगा? ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली प्रूवन हैं। सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूवन हैं। तो उसी तरह हम आगे की बात करते हैं। तो डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड प्रूव किए गए थे। जैसे कि मैंने जब आपको पढ़ाया था सेल, तो सेल चैप्टर में बताया था मैंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में अलग अलग मॉडल्स आए थे कि नहीं? ठीक, और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक, तो अलग अलग तरह से अलग अलग मॉडल्स बनाए जाते हैं। उसमें से जो चीजें देखो, जैसे कि तुमने इलेक्ट्रॉन का मॉडल पढ़ा, सबसे पढ़ा बोर मॉडल कि वाटरमेलन के जैसे अंदर भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर वो बोर मॉडल नहीं है, थॉमसन मॉडल है। ठीक, बोर मॉडल में अलग। तो उधर एडवांसमेंट, तो जो चीजें हमारी बात को सही प्रूव करती है उस चीजों को मान लिया जाता है कि वो चीज सही होगी। तो उसी तरह इसमें बात आती है कि डिफरेंट मेथड प्रपोज किए गए डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, पर मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड क्या है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन क्या है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अब सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है? हमारा डीएनए यूजुअली कैसे होता है? डबल स्ट्रैंड। स्ट्रैंड कैसा है? डबल स्ट्रैंड। ठीक, तो साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक, वाटसन और क्रिक कहते हैं बेसिकली कि डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए हमारा कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए खुल जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए
खुल जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए खुल जाता है और हर एक स्ट्रैंड पर एक नई चेन सिंथेसाइज होती है। मेरी बात समझते रहना। पहले कितनी चीजें थी हमारे पास? 2। ठीक, 2 से कितनी बन गई? 4। तो क्या हुआ कि पहले जो हमारा डीएनए था वो क्या हो गया? अलग अलग। तो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। कंजर्वेटिव का मतलब बचा लेना। ठीक, तो इस वाले डीएनए के अंदर आधी इंफॉर्मेशन कैसी है? पुराने पेरेंट की ना। इसके अंदर भी आधी इंफॉर्मेशन कैसी है? पेरेंट की जैसे। तो इस तरह के मेथड को क्या कहा जाता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर, यानी कि आधी इंफॉर्मेशन कैसी है? पहले के जैसी। ठीक, तो क्या कहते हैं कि जब भी डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, तो उसमें आधी इंफॉर्मेशन किसकी होती है? पेरेंट वाली। ठीक, तो इस नेचर को क्या बोला जाता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। बात क्लियर है कि नहीं? तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन को किसने प्रूव किया? वाटसन एंड क्रिक नहीं। ठीक, उन्होंने बताया था कि हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव किया था मेसल्सन एंड स्थाल ने, CSCl डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में। सारी चीजें 2 मिनट रुके आप। ठीक, तो अब सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब समझे? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है? आधी इंफॉर्मेशन किसकी? पेरेंट की। या फिर कह सकता हूं जो नए स्ट्रैंड बनते हैं, जो नए डीएनए के स्ट्रैंड बनते हैं, उसमें से एक स्ट्रैंड किसका होता है? पेरेंट का। एक स्ट्रैंड कैसा होता है? पेरेंट का। दोनों बातें आप लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर भी सेम टू सेम बात है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे, दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग अलग। उन पे एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट। और सिंथेसाइज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है। तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? सेपरेट। और हर एक स्ट्रैंड पे एक नया स्ट्रैंड क्या हो जाता है? सिंथेसाइज। तो हम क्या कहते हैं कि एक, यानी कि आधी इंफॉर्मेशन कैसी है? पेरेंट के जैसी। एक स्ट्रैंड कैसा है? पेरेंट के जैसा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव नेचर। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मेसल्सन एंड स्थाल ने। मेसल्सन एंड स्थाल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, किसके बेसिस पे? CSCl डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। CS क्या है? सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे इन्होंने प्रूव किया। देखो, जो चीज भारी होती है वो ऊपर रहती है नीचे। अगर मैं इस बोतल में कोई चीज भारी डाल दूं तो कहां चली जाएगी? नीचे। ठीक, तो इसी तरह डेंसिटी के बेसिस पे, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो चीज कहां चली जाती है? नीचे। जैसे कि मैं बात करूं ऑयल की, ऑयल और पानी को डालो तो कौन चीज ऊपर रहती है? ऑयल। तो ऑयल की डेंसिटी क्या है? कम। तो जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो कहां रहता है? ऊपर। जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो कहां रहता है? नीचे। तो इस बेसिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सुनते रहो यार, बातचीत आपस में मत करो। क्या बातचीत चल रही है? सुन लो पहले। ठीक, सबसे पहले इन्होंने डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज किया। और डीएनए के स्ट्रैंड को कौन से मीडियम में सिंथेसाइज किया? आपका था N15, यानी कि नाइट्रोजन का आइसोटोप। और नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। और यहां पर एटॉमिक मास कितना है? 15। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि डीएनए के स्ट्रैंड को कैसे सिंथेसाइज कर लिया? पहले डीएनए के स्ट्रैंड को कहां सिंथेसाइज किया? N15 में, नाइट्रोजन 15 मीडियम में, NH4Cl। ये क्या एक तरह का सॉल्ट ही तो है। और यहां पर N तुम्हारा क्या है? रेडियो एक्टिव, नहीं सॉरी, हैवी आइसोटोप। क्या है? हैवी आइसोटोप। ठीक, तो N15 में सिंथेसाइज किया। तो इसमें जो भी डीएनए के स्ट्रैंड रहे होंगे, जो भी डीएनए का स्ट्रैंड रहा होगा, इन दोनों के अंदर कौन सा नाइट्रोजन रहा होगा? 15। कौन सा नाइट्रोजन रहा होगा? 15। नाइट्रोजन कहां रहा होगा? डीएनए के अंदर नाइट्रोजन कहां होता है? नाइट्रोजनस बेस में। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन कहां रहा होगा? नाइट्रोजनस बेस। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो इसके अंदर जो हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है, उसके अंदर कौन सा आइसोटोप आ गया? हैवी। अब साइंटिस्ट ने सोचा, ठीक, अब साइंटिस्ट ने क्या किया? इस डीएनए के स्ट्रैंड को किसमें डाल दिया? N15। N14 से कहां डाल दिया? सॉरी, N15 से कहां डाल दिया? N14। जो मेरी बातें बोल रहा हूं समझ में आ रही है ना सबको? जहां पर डाउट होगा बताना।
साइंटिस्ट ने क्या किया, सारे के सारे डीएनए के स्ट्रैंड को किसमें पहले सिंथेसाइज किया, N15। तो N15 में सिंथेसाइज किया उन्होंने, दो स्ट्रैंड्स को N15 में सिंथेसाइज कर लिया, दोनों के अंदर हैवी आइसोटोप इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब उन दोनों को उठाया और किसमें डाल दिया, आपका N14। उसके बाद देखते हैं कि समय के साथ साथ डेंसिटी में क्या फर्क आता है। ठीक, अब इन्होंने आगे देखते हैं। ठीक, और इसकी डेंसिटी क्या थी, हैवी, तो हैवी वाला कहां जाता है, नीचे, हैवी वाला कहां रहता है, नीचे। अब आगे की बात आती है जनरेशन 1। तो उन्होंने देखा कि 20 मिनट बाद, हमेशा ई कोलाई की अगर रिप्लिकेशन की बात की जाएगी तो कितना मिनट लोगे, 20। ठीक, वो एक्चुअल में होता है 38 पर होता है 20। मैं बताऊंगा नहीं क्यों होता है, छोड़ दो। कितना होता है आपके हिसाब से, 20। ठीक, 20 मिनट में हमारा ई कोलाई डिवाइड करता है। अब 20 मिनट में डिवाइड करता है तो इन्होंने पहले इसको उठाया और इसको इसमें डाल दिया। उसके बाद 20 मिनट बाद देखते हैं, 20 मिनट बाद डेंसिटी मेजर करते हैं तो पहले डेंसिटी कहां आई थी, नीचे। अब डेंसिटी कहां चली जाएगी, ऊपर। क्यों, क्योंकि एक स्टैंड क्या ऐसा है, पुराना वाला, एक स्टैंड कैसा है, नया वाला। एक स्टैंड अगर पुराना वाला है तो उसके अंदर कैसा आइसोटोप रहा होगा, हैवी, और एक स्टैंड अगर नया वाला है तो उसके अंदर कैसा आइसोटोप रहा होगा, 14। जो रेड वाला है उसके अंदर क्या है, 15, और ब्लू वाला है उसके अंदर 14। तो अगर रेड वाला एक स्टैंड रहा होगा और रेड वाला दूसरा स्टैंड, दोनों स्टैंड क्या हो गए, अलग। और 15 वाले के ऊपर क्या बना, 14, और इधर भी 15 वाले के ऊपर क्या बना, 14। समझ पा रहे हो कि नहीं, कि यानी कि समझ लो यार, ऐसे बताता हूं। ये बोतल है, इस बोतल के अंदर मान लो मैं कर देता नाइट्रोजन 15 भर देता, क्या भर देता, नाइट्रोजन 15, और इसके अंदर मैं कोई डीएनए डाल देता, उसको कई जनरेशन तक पड़ा रहने देता। फिर मैं जब बहुत सारी जनरेशन बीत जाती, फिर उसमें से उस डीएनए स्ट्रैंड को मैं निकालता, और उन दोनों डीएनए स्ट्रैंड में क्या अंदर घुस चुका है, अब नाइट्रोजन 15। इसके अंदर क्या था, नाइट्रोजन 15। इसके अंदर मान लो क्या है, नाइट्रोजन 15, और मैं दो डीएनए के स्ट्रैंड को इसमें डाल दूं। फिर कुछ समय बाद दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 15। दोनों के दोनों स्टैंड में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 15, और उन दोनों स्टैंड को मैं उठा के किसमें डाल दूं, नाइट्रोजन 14। दोनों के दोनों डीएनए स्टैंड क्या होंगे, अलग। 15 के ऊपर क्या बनेगा, 14, और इधर भी 14 के ऊपर, 15 के ऊपर क्या बनेगा, 14। तो आप क्या देख रहे हैं, एक स्टैंड कैसा है, 15, एक स्टैंड कैसा है, 14, एक स्टैंड कैसा है, 15, एक स्टैंड कैसा है, 14। नो डाउट। हाँ हाँ हाँ, तो एक पे क्या, जब डिवाइड कर रहा है उसमें मैंने कई जनरेशंस तक छोड़ दिया, कई जनरेशंस तक। ठीक, तुम भी इसको बहुत जनरेशन तक छोड़ दो, अभी तुम आगे देखते जाओ, ये दोनों स्टैंड में क्या सिर्फ और सिर्फ 14 है। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो अगर तुम कई जनरेशन तक छोड़ दोगे तो उसके अंदर क्या इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, 14। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो सेम टू सेम बात होती, बातचीत मत करो, सुनते रहो। ठीक, दो पेन दो सेम कलर की, दो पेन दो जो एक स्ट्रक्चरली एकदम सेम हो। ठीक, स्ट्रक्चरली, ठीक लो। ठीक, जैसे कि ये दोनों नाइट्रोजन, समझ लो। ठीक, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स थे। ठीक, ये दोनों स्ट्रैंड्स थे और इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन 15 था। ठीक, इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को मैंने इस बोतल के अंदर डाल दिया। ठीक, इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को मैंने इस बोतल के अंदर डाल दिया, और इन दोनों स्ट्रैंड्स में अब अंदर क्या भर चुका है, नाइट्रोजन 15। क्या भर चुका है, नाइट्रोजन 15। अब नाइट्रोजन 15 वाले को मैं किस मीडियम में डाल रहा हूं, नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन 15 वाले को किस में डाल रहा हूं, नाइट्रोजन 14। दोनों के दोनों स्टैंड क्या होंगे, अलग। 15 के ऊपर क्या बनेगा, 14, और 15 के ऊपर क्या बनेगा, 14। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, 15 रेड के ऊपर क्या बन रहा है, ब्लू, और रेड के ऊपर क्या बन रहा है, ब्लू। अब जब दोनों हैवी थे तो डेंसिटी क्या थी, ज्यादा। दोनों अगर हाइब्रिड हो गए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर। अब फिर 20 मिनट बाद हम देखते हैं, फिर 20 मिनट बाद हम क्या देखेंगे कि अब देखो ये दोनों स्टैंड अलग होंगे कि नहीं, ये दोनों स्टैंड क्या होंगे, अलग। और दोनों स्टैंड अलग होंगे तो एक क्या रहेगा, रेड, और दूसरा क्या रहेगा, ब्लू। एक रेड रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, ब्लू। तो आप इसमें देखते जाओ, 1 और 2 थे, 3 और 4 थे। 1 इधर आया, 2 इधर आया, 3 इधर आया, 4 इधर आया। दिख रहा है सबको कि नहीं। ठीक, तो आप क्या देखते हैं, नया स्टैंड 1 के ऊपर सिंथेसाइज हुआ, नया स्टैंड 2 के ऊपर सिंथेसाइज हुआ, नया स्टैंड 3 के ऊपर सिंथेसाइज हुआ, नया स्टैंड 4 के ऊपर सिंथेसाइज हुआ। और अब आप डेंसिटी क्या देखोगे, दो चेंज क्या है, लाइट, और दो चेंज क्या है, हाइब्रिड। दो चेंज क्या है, लाइट, और दो चेंज क्या है, हाइब्रिड। तो डेंसिटी क्या रहेगी, ऊपर नीचे। एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ।
इस डायग्राम को देखना आप, ठीक, पकड़ो पेन, ठीक, इस डायग्राम को आप देखो, इस डायग्राम को आप देखोगे तो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि हमने नाइट्रोजन 15 वाले को सिंथेसाइज किया, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड कैसे थे 15, दोनों की डेंसिटी क्या थी ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा थी तो नीचे थी डेंसिटी, फिर दोनों के अंदर नए नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुए, तो दोनों की डेंसिटी कैसी हो गई हाइब्रिड, तो हाइब्रिड की डेंसिटी क्या हो जाएगी थोड़ी सी ऊपर, और जब तुम्हारे 4 स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएंगे तो अब ये दोनों क्या है हाइब्रिड, और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है लाइट, तो लाइट वाली की डेंसिटी अलग और हाइब्रिड वाली की डेंसिटी अलग, तो डेंसिटी के बेसिस पे हमने जज किया कि हम क्या देख रहे हैं, पहले वाले जब हम आइसोटोप बना रहे हैं 15 वाला तो उसके अंदर कैसी डेंसिटी है हैवी, फर्स्ट जनरेशन में कैसी डेंसिटी हैवी, सेकंड जनरेशन में कैसी डेंसिटी हाइब्रिड, थर्ड जनरेशन में कैसी हाइब्रिड और लाइट, तो हमें यह अलग अलग तरह की डेंसिटी से हमें यह पता चल गया कि हमारा डीएनए का जो नेचर है, डीएनए का रिप्लिकेशन है वो क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव, कैसा होता है सेमी कंजर्वेटिव। सवाल है बताना, एक सवाल है आप लोगों से, चलो एक सवाल कहता है, पढ़ो पूरा सवाल, अच्छा इसमें नहीं है, तो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट ई कोलाई बैक्टीरिया कल्चर्ड इन अ मीडियम वेयर ऑल द नाइट्रोजन इज हैवी आइसोटोप 15, यानी कि इसके अंदर ई कोलाई को ग्रो किया गया और ई कोलाई के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर कौन सा आइसोटोप आ गया 15, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक, जब पूरा नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गया डीएनए के अंदर, फिर मैंने क्या किया ई कोलाई को उठाया और नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम से किस में डाल दिया 14 वाले में, ठीक, आफ्टर डेंसिटी आफ्टर डेफिनेट टाइम इंटरवल द डेंसिटी इज मेजर, यानी कि हर 20 मिनट के बाद क्या मेजर की गई डेंसिटी, और डेंसिटी मेजर करने से हमें आप पता चल गया हैवी चेन है, मॉडरेट हैवी चेन है, हाइब्रिड चेन है कि लाइट चेन है, इसके बेसिस पे हमने जज कर लिया कि हमारा जो डीएनए का वेट है वो क्या होगा, और डीएनए के वेट से हमने पता लगा लिया कि हमारा जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो कौन सा मेथड होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, ठीक, बताओ, चलो जवाब भी नहीं लिखा है, ई कोलाई बैक्टीरिया को एक मीडियम में कल्चर किया गया जिसके अंदर सारे के सारे हैवी आइसोटोप थे, फिर कुछ काफी लंबे समय के बाद इसको सडनली ट्रांसफर कर दिया गया 14 वाले में, ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग डीएनए एंड विथआउट नाइट्रोजन 15 डीएनए आफ्टर 60 मिनट्स, सॉल्व करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। को आंखों से देख के इसका जवाब बताया जा सकता है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बताओ, हाँ रेशियो बताना है, कितना 15 होगा कितना 14 होगा, 2 4 8, हाँ आंसर आ गया, बताओ क्या 5 14 होगा 1 15 होगा, गलत, थोड़ा और दिमाग लगाओ, गलत, चलो मैं बताता हूं, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को इतना कंफ्यूज होना है ही नहीं है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम जो आपने देखा वही बातें, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बातचीत मत करो, सुन लो फिर सॉल्व करते रहना, ठीक। मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले मैंने ई कोलाई को किसमें ग्रो किया नाइट्रोजन 15 वाले में, किसमें ग्रो किया नाइट्रोजन 15, और इन दोनों स्ट्रैंड के अंदर क्या आ गया नाइट्रोजन 15, क्या आ गया नाइट्रोजन 15, उसके बाद पूछ रहा है कि 60 मिनट के बाद कितने नाइट्रोजन 15 वाले स्ट्रैंड्स होंगे, कितने नाइट्रोजन 15 वाले स्ट्रैंड्स होंगे और कितने नाइट्रोजन 14 वाले स्ट्रैंड्स होंगे, हाँ या नहीं, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या देखेंगे, मैंने क्या बताया कितने मिनट बाद यहां पूछा है 60, कितने मिनट बाद 60, और हमारा जो ई कोलाई का डिवीजन है कितने मिनट में होता है 20, तो एक पहले 20 मिनट हुआ, 20 मिनट में कितनी चेन बनी होगी 2, कितनी चेन 2, और कितने नए स्ट्रैंड 2, क्लियर। फिर 20 मिनट की बात करेंगे 20 मिनट बाद, तो 20 मिनट में फिर क्या हो जाएगा आपका बताते जाना, 1 2 3 और 4, कोई गलत बना रहा हो बताना, क्लियर है नहीं। फिर 20 मिनट बाद क्या होगा, फिर 20 मिनट के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक 20 मिनट, ठीक
20 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 1 और, अब इसको हटा देते हैं, 1 और 2, ठीक। फिर क्या हो जाएगा आपका, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या हो जाएगा आपका 6 कैसे बनेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ठीक। 3 3 6 सही तो बनाया, गलत नहीं बनाया। सुन, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, ठीक। एक स्टैंड से कितने स्टैंड, 2, 2 स्टैंड से कितने स्टैंड, 4, और 4 स्टैंड से कितने स्टैंड, 8, ठीक। तो हर एक जनरेशन में 20 मिनट ही समय तो लग रहा है, ठीक। तो कितने टोटल स्टैंड्स बनेंगे, 8। टोटल कितने स्टैंड्स बनेंगे, 8। और कितने स्टैंड्स के अंदर नाइट्रोजन 15 है, 2। नाइट्रोजन 15 के अंदर कितने स्टैंड्स हैं, 2। तो नाइट्रोजन 15 वाले कितने स्टैंड, 2, और नाइट्रोजन 14 वाले कितने स्टैंड, 6। तो नाइट्रोजन 15 वाले 2 और ये वाले 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/3। समझे कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बस आपको समझ, कुछ नहीं, मिनट पूछे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मैं तुमसे पूछूं कि 120 मिनट बाद कितना होगा, मैं तुमसे पूछूं कि 100, गलत हो जाएगा, फिर यही तो बेवकूफी नहीं करनी है, डबल करोगे तो कैसे काम चलेगा। टोटल कितने स्टैंड्स बनेंगे देखते जाना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल कितनी जनरेशन हो जाएगी बताओ, 20 में कितनी जनरेशन, 6। तो 6 की पावर लगा दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल कितना हो जाएगा, 64। टोटल कितने स्टैंड बन जाएंगे, 64। टोटल कितने स्टैंड बन जाएंगे, 64। हमेशा कितने स्टैंड में नाइट्रोजन 15 रहेगा, 2। नाइट्रोजन 15 कितने स्टैंड में, 2, और नाइट्रोजन 14 कितने स्टैंड में, 62। क्या आ जाएगा, 1/31। समझे कि नहीं, ठीक। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। चलो एक बार अब सबके लिए सवाल, ठीक। बताओ कि 80 मिनट बाद कितना स्टैंड बनेगा, 80 मिनट, 80 मिनट बाद रेशियो बताओ, अरे 80 मिनट बाद कितना बन जाएगा, 1/7। 1/7, 8 कैसे बना देंगे, 1/7। समझे कि नहीं, ठीक। तो ऐसे आपसे सवाल बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक। तो मेरी बात सुनना आप, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन, ठीक। एक सेंट्रल डोग्मा नाम सुना है किसी ने, सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था सेंट्रल डोग्मा, क्रिक। किसने दिया था, क्रिक। सेंट्रल डोग्मा वाज गिवन बाय क्रिक। अब सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, सुनना, सुनते जाओ। डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। सुनते रहो, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, ठीक। डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक। एक चीज उल्टी भी तो होती है, ऐसे इस डायरेक्शन में होती नहीं, आरएनए से कभी डीएनए बनता है, कहां बनता है, किसमें बनता है, एचआईवी। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है कि डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको पूरे को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा वाज गिवन बाय क्रिक। किसने दिया था, क्रिक ने। वॉटसन का इसमें कोई रोल नहीं था। क्लियर है कि नहीं, सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ मत लिखो, आगे चल के है, जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आएगी तो वहां पर ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, ठीक। तो आपने देखा कि डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का क्या मेथड होता है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव करने के लिए पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन गिवन बाय मिसेल्सन एंड स्थाल। समझे कि नहीं। तो हमारा डीएनए सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रिप्लिकेट करता है, इस बात को बताया था हमारे मिसेल्सन और स्थाल ने। कौन से एक्सपेरिमेंट पर, कौन से, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। अब एक और साइंटिस्ट थे, जेएच टेलर।
एक साइंटिस्ट थे जेएच टेलर। जेएच टेलर ने विंसिया फाबा यानी कि फाबा बीन्स यानी कि फ्लैट बीन्स, ठीक, फ्लैट बीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, ढूंढोगे मिलेगा नहीं, पर एनसीईआरटी में लिखा, बीन का नाम है, बीन, बीन, फ्लैट बीन्स, सेम, सेम की एक वैरायटी, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, विंसिया फाबा, ठीक, या फाबा फ्लैट बीन्स के ऊपर, और कौन सा आइसोटोप यूज किया, हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ट्राइटेटेड थाइमीन, यानी कि थाइमीन के अंदर जो भी हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ठीक। तो जितने भी थाइमीन थे और थाइमीन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन थे, उसमें हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप था, हैवी वाला, कौन सा, ट्राइटियम। तो वही बात लिखिए, ट्राइटिएटेड थाइमीन यानी कि हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बोलो क्या, थाइमीन क्या होगा, तो ट्राइटिएटेड तो लिखा है, थाइमीन, थाइमीन क्या है, एक तरह का हमारा नाइट्रोजनस बेस, तो थाइमीन एक नाइट्रोजनस बेस है, उस नाइट्रोजनस बेस के अंदर जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, हैवी। बोलो 3 आइसोटोप्स होते हैं बेटा, अरे ठीक है, वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक बात, और ट्राइटेटेड थाइमीन हैवी या रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया गया था, ठीक। तो हैवी आइसोटोप के बजाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं। तो ट्राइटेटेड थाइमीन का उन्होंने इस्तेमाल करके बताया था कि डीएनए का रिप्लिकेशन भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। इन्होंने, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में एनसीईआरटी में डिटेल्स नहीं है, तो आपको बताना है पहला एक्सपेरिमेंट जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताता है वो आपका है, आपका वेसेल्सन एंड स्थाल का सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा है जेएच टेलर का विंसिया फाबा पर कौन सा एक्सपेरिमेंट, ट्राइटेटेड थाइमीन, खत्म, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं मशीनरी एंड मैकेनिज्म कि डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं, पक्का, ठीक। तो डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है आपका, सेमी कंजर्वेटिव। अब डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है ये सारी बातें हम समझेंगे, ठीक। पहली बात, कुछ चीजें बातें हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैसे काम करता है। कोई भी एंजाइम हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में काम करता है, कौन से डायरेक्शन में, 5 से 3। तो उसके 5 से 3 डायरेक्शन में काम करने के लिए उसको कौन सा स्ट्रैंड चाहिए, 3 से 5, समझे आप, ठीक। मैं कहता हूं कि जो डीएनए पॉलीमरेज या कोई भी एंजाइम यहां हम पढ़ेंगे, कोई भी एंजाइम जो यहां हम पढ़ेंगे वो किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 से 3। कौन से डायरेक्शन में, 5 से 3। डीएनए के स्ट्रैंड्स कितने होते हैं, 2, कौन कौन से, 5 से 3 और 3 से 5, ठीक। तो ये 5 से 3 डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यानी कि किस पे काम करेगा, अपोजिट, इस वाले स्ट्रैंड पे काम करेगा। सबसे पहले किस पर जुड़ेगा, इधर 3 से 5 वाले स्ट्रैंड पे जुड़ेगा। मेरी बात समझना, एंजाइम्स कौन से डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, 5 से 3, तो उनको कौन सा स्ट्रैंड चाहिए, 3 से 5। ये दिमाग में बात बिठा लेना, एंजाइम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, 5 से 3, तो उनको कौन सा स्ट्रैंड चाहिए, 3 से 5, पक्का। एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं, कौन सा स्ट्रैंड चाहिए, 3 से 5, खत्म, बस यही बात है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए के स्ट्रैंड में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड में कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर डीएनए जुड़ा रहेगा तो उसमें रिप्लिकेशन हो पाएगा, डीएनए अगर जुड़ा रहेगा तो उसमें रिप्लिकेशन हो पाएगा नहीं। तो अगर डीएनए को तोड़ना है तो हमें तोड़ने के लिए कोई एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डीएनए को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, और उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज, ठीक। तो रस्सी है, रस्सी को मैं ऐसे खोल रहा हूं, मेरी बात समझना, रस्सी को मैं ऐसे खोल रहा हूं, तो रस्सी को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हेलिकेज। अगर मैं रस्सी को इधर से खोलूंगा तो उधर सिकुड़न बढ़ती जाएगी कि नहीं। एज्यूम करना कि अगर एक रस्सी है, मान लो, ठीक, रस्सी है, और रस्सी को मैं इधर से अगर खोल रहा हूं तो उधर सिकुड़न बढ़ती जाती है कि नहीं, ठीक। तो मैं क्या कह सकता हूं कि रस्सी को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हेलिकेज, और पीछे टेंशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो टेंशन को दूर करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, 2 अलग अलग एंजाइम चाहिए। प्रोकैरियोटिक में कौन सा एंजाइम चाहिए आपका, गायरेज, और यूकैरियोटिक में क्या चाहिए, टोपोआइसोमरेज। समझ पा रहे हो कि नहीं कि डीएनए के स्ट्रैंड ऐसे मुड़े हुए हैं, डीएनए के स्ट्रैंड कैसे हेलिकल है, और हेलिकल स्ट्रैंड को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हेलिकेज। हेलिकल नेचर को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम, हेलिकेज। अगर मैं सिंपल सी बात है, अपना कॉन्सेप्ट यूज करूं, 2 में रस्सी को ऐसे अलग करूं तो पीछे मुड़ता जाता है कि नहीं,
सबने देखा होगा कि रस्सी को अगर मैं खोलूं तो पीछे सिकुड़न क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो उस सिकुड़न को कम करने के लिए, यानी कि उस टेंशन को कम करने के लिए दो अलग अलग एंजाइम है। प्रोकैरियोटिक में कौन सा एंजाइम है, गायरेज, प्रोकैरियोटिक में गायरेज, और यूकैरियोटिक में टोपोआइसोमरेज। क्लियर है कि नहीं? तो हमने क्या किया, डीएनए के स्ट्रैंड को क्या किया, खोल दिया। डीएनए के स्ट्रैंड को क्या किया, खोल दिया। अब डीएनए के स्ट्रैंड पे आके क्या लग जाएंगे, प्राइमर। क्या लग जाएगा, प्राइमर। और प्राइमर लगने के बाद कौन सा यहां पर आ जाएगा आपका, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पूरी डायरेक्शन को सिंथेसाइज कर देगा। ठीक है, अब यहां पर हम पहले सारी डिटेल पढ़ते हैं, फिर बताते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, सारी बातें। सबसे पहले क्या है कि डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या कर लिए जाते हैं, सेपरेट। और सेपरेट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, हेलिकेज। डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए हेलिकेज, टेंशन को दूर करने के लिए गायरेज, किसमें, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में टोपोआइसोमरेज। सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक, अब द प्लेस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट, जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करूंगा तो कितना ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, एक, और यूकैरियोट्स के अंदर बहुत ज्यादा, यूकैरियोट्स के अंदर मैनी। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, कम, उनकी लेंथ क्या होती है, कम। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा। तो उसमें अलग अलग जगह से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं। ठीक, उसके बाद ड्यू टू सेपरेशन ऑफ वाई स्ट्रैंड शेप फॉर्क्ड इज बॉन्ड, मतलब अगर मैं डीएनए हमारा क्वाइल्ड था उसको मैं खोलूंगा तो ऐसे एक स्ट्रैंड बन जाएगा, ऐसे एक स्ट्रैंड बन जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन फॉर्क। दो स्ट्रैंड्स बन गए। ठीक, ड्यूरिंग रिप्लिकेशन डीऑक्सी, एक शब्द है बहुत बढ़िया, ये लाइन लिखी हुई है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो ये दो तरह का काम करता है। डीऑक्सीराइबोज है तो ये हमारा एक, तो मेरी बात समझना, जब मैं डीएनए को स्ट्रैंड को अलग कर रहा था, इस स्ट्रैंड के ऊपर एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा था, इस स्ट्रैंड के ऊपर एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा था। तो स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए, डीएनए को बनाने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए को बनाने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कहां से आएगा, सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर ही तो मौजूद होगा। न्यूक्लियोटाइड कहां मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में मौजूद होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये दो काम करता है, एक तो न्यूक्लियोटाइड का भी काम करता है और पीछे क्या लगा है, ट्राइफॉस्फेट। तो किसी चीज के अंदर अगर ट्राइफॉस्फेट लगा है तो उसका मतलब क्या है, एनर्जी। क्या है, एनर्जी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसका मतलब क्या है, एनर्जी। तो इसके अंदर दो शब्द आ गए, दोनों शब्द का मतलब समझना, सारी बातें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, ड्यूरिंग रिप्लिकेशन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड किसका काम करता है, न्यूक्लियोटाइड का। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड। और ट्राइफॉस्फेट किसका क्या देगा, एनर्जी। क्या देगा, एनर्जी। ठीक, तो अब मेरी बात समझना, दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या हुए, अलग। और इन दोनों स्ट्रैंड पे को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स कौन देगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक, और ट्राइफॉस्फेट क्या देगा, एनर्जी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व्स एज डुअल पर्पज। ये एनर्जी भी देता है, उसके साथ साथ ये हमको क्या देता है, न्यूक्लियोटाइड भी प्रोवाइड करता है। ठीक, अब डीएनए रिप्लिकेशन कौन से एंजाइम के द्वारा होता है। अच्छा, डीएनए रिप्लिकेशन किस पे होता है, डीएनए पे होता है कि आरएनए पे, डीएनए। ठीक, तो डीएनए पे होता है तो उसके लिए एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम बोलेंगे तो बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। रिप्लिकेशन किस पे हो रहा है, डीएनए पे, तो क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट। क्या हो रहा है, डीएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज। नाम समझना, एंजाइम का नाम कैसे समझोगे, क्या नाम है, डीएनए डिपेंडेंट, यानी कि डीएनए पे क्या हो रहा है, डीएनए बन रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह का है, तीन। ठीक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी सारी चीजें एक बार कंक्लूड कर दूंगा, अभी तक बस समझते रहो। ठीक, कितने तरह का हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तीन। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, उसको क्या नाम दिया जाता है, कॉर्नबर्ग एंजाइम। क्या नाम दिया जाता है, कॉर्नबर्ग एंजाइम। दूसरा नाम क्या दिया जाता है, मेजर रिपेयरिंग एंजाइम।
क्या बोला जाता है? मेजर रिपेयरिंग एंजाइम। ये कितने बेस पेयर को जोड़ता है? 1000 बेस पेयर पर मिनट। क्या लिखा है? 1000 बेस पेयर पर मिनट। यानी कि अगर उसको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो 1000 बेस पेयर को 1 मिनट के अंदर जोड़ेगा। डिटेल में समझते जाओ, कुछ नहीं, अभी बस अब बेसिक देख रहे हो। क्या है कि सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। डीएनए को मैंने क्या किया? अलग, किसके मदद से? हेलिकेज। टेंशन को दूर किया किसके मदद से? गायरेज और टोपो आइसोमरेज। ठीक, हमने दो स्टैंड्स को अलग अलग कर लिया। इस स्टैंड पे भी हमें जोड़ना है, इस स्टैंड पे भी हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को लाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो इन सब के लिए कौन काम करेगा आपका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब इन सबको लाने के लिए, इन सबको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह का? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट का दूसरा नाम कॉर्नबर्ग एंजाइम। कॉर्नबर्ग एंजाइम का दूसरा नाम मेजर रिपेयरिंग एंजाइम। क्या है? मेजर रिपेयरिंग एंजाइम। कितने बेस पेयर को जोड़ता है? 1000 बेस पेयर पर सेकंड, एक पर मिनट, 1000 बेस पेयर पर मिनट। सेकंड एंजाइम कितने बेस पेयर को जोड़ता है? 50 बेस पेयर पर मिनट। और डीएनए पॉलीमरेज 3 कितने बेस पेयर को जोड़ता है? 2000 बेस पेयर पर सेकंड। ठीक, तो हमारा मेन काम कौन करेगा? थर्ड वाला। मेन काम कौन करेगा? थर्ड वाला। ठीक, उसके बाद मेजर रिपेयरिंग एंजाइम काम आएंगे और माइनर रिपेयरिंग एंजाइम काम आएंगे। 2 मिनट रुकते दोस्त। हाँ, तो रिपेयर करने का काम बनाएगा कौन? 3 वाला। रिपेयर कौन करेगा? फर्स्ट और सेकंड। सबसे तेज कौन काम कर रहा है? थर्ड। तो बनाएगा कौन? थर्ड। रिपेयर कौन करेगा? फर्स्ट। ऐसा समझे आप। ठीक, तो डीएनए रिप्लिकेशन एंजाइम कौन सा होता है? थर्ड। और कितने बेस पेयर को जोड़ता है? 2000। ठीक, तो विद द हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। और इसकी मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम, तो आपसे मैं 3 नाम पूछूंगा। मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम थर्ड, रिप्लिकेटिंग पूछ रहा हूं, मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम थर्ड, रिपेयरिंग एंजाइम फर्स्ट, माइनर रिपेयरिंग एंजाइम सेकंड। तीनों के काम क्लियर गए? ठीक, उसके आगे की बात करते हैं कि ऑल द पॉलीमराइजिंग एंजाइम पॉलीमराइज ओनली इन डायरेक्शन 5 to 3। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सारे के सारे एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं? 5 से 3। तो उनको कौन सा स्ट्रैंड चाहिए? 3 से 5। ठीक, तो इसीलिए डीएनए जब बनता है तो कितने स्ट्रैंड बन जाते हैं? 2 अलग अलग। और एक बनता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक बनता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा? 3 से 5। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है पक्का? ठीक, तो हमारे डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स हो जाएंगे? 2, एक 5 से 3 और 3 से 5। एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं? 5 से 3। तो उनको कौन सा स्ट्रैंड चाहिए? 3 से 5। तो जो 3 से 5 वाला हो जाएगा कौन सा स्ट्रैंड हो जाएगा? लीडिंग। 3 से 5 वाला लीडिंग और 5 से 3 वाला लैगिंग। 2 मिनट रुकते दो, सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक, तो ऑल द पॉलीमराइजिंग एंजाइम पॉलीमराइज ओनली इन डायरेक्शन टू द 5 into 3 बट दे आर अनेबल टू स्टार्ट। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं मिस्त्री को बुला लूं घर बनाने के लिए, पर मिस्त्री घर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि कहता है घर बनाने से पहले पूजा करना जरूरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो डीएनए रिप्लिकेट करने के लिए एंजाइम कौन काम करता है आपका? डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन उस रिएक्शन को शुरू करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्राइमर। उसकी किसकी जरूरत पड़ती है? प्राइमर। ठीक, तो इसमें क्या लग जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमर सिंथेसाइज्ड बाय द प्राइमेज एंजाइम। तो सारे के सारे प्राइमर को कौन बनाएगा? प्राइमेज एंजाइम। नाम सुनते रहना सारे एंजाइम, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, गायरेज, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और प्राइमरेज। ठीक, सारे एंजाइम्स का काम अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, आफ्टर सिंथेसिस ऑफ स्मॉल प्राइमर डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट्स। सिंस डीएनए पॉलीमराइजेशन अकर्स ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? 5 से 3। तो उसको कौन सा स्ट्रैंड चाहिए? 3 से 5। तो 3 से 5 वाला स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? लीडिंग। और 5 से 3 वाला क्या हो जाएगा? लैगिंग। और 5 से 3 वाला लैगिंग हो जाएगा, उस पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उसको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। उसको क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक, अब रुक जाओ, इतनी बातें समझना है क्या? रुक जाओ, अब सारी बातें मैं आपको डायग्राम से क्लियर करता हूं। रुक जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड कौन सा होगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब ये देखो हमारे पास कितने स्ट्रैंड्स हो गए? 2। हमारे पास कितने स्ट्रैंड्स हैं? 2। दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किसने किया? डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए हेलिकेज।
प्रोकैरियोटिक में टेंशन को दूर करने के लिए गायरेज, यूकैरियोटिक को टेंशन दूर करने टोपोआइसोमरेज। ठीक, तो अब डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कर दिया गया, खोल दिया। अब देखो ये वाई शेप का लेटर बन रहा है कि नहीं, ये क्या बन रहा है, वाई शेप का लेटर। तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन फॉक। क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन फॉक। अब इसमें देखो दो स्ट्रैंड बन गए, एक स्ट्रैंड कैसा है 3 से 5 और एक स्ट्रैंड कैसा है 5 से 3। डीएनए रिप्लिकेटिंग एंजाइम कितने हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मेजर रिप्लिकेटिंग एंजाइम, मेजर रिप्लिकेटिंग एंजाइम थर्ड, मेजर रिप्लिकेटिंग एंजाइम थर्ड, मेजर रिप्लिकेटिंग एंजाइम, रिप्लिकेशन कौन करता है, थर्ड। मेजर रिपेयरिंग एंजाइम फर्स्ट, माइनर रिपेयरिंग एंजाइम सेकंड। क्लियर। तो डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में काम करता है, 5 से 3, लेकिन वो काम करना शुरू नहीं करता। काम करने शुरू करने के लिए उसको क्या चाहिए, प्राइमर। प्राइमर को कौन बनाएगा, प्राइमेस। तो यहां पर देखो हमारी डीएनए इतना खुला, अब इस डायरेक्शन में यहां पर आके क्या लग गया, प्राइमर, और इस डायरेक्शन में प्राइमर लग गया, और यहां पर डीएनए पॉलीमरेज 3 आया और पूरे स्ट्रैंड को ऐसे सिंथेसाइज कर देगा। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड बस इतना खुला, अब यहां से रिप्लिकेशन शुरू हो नहीं सकता। क्यों, 5 डायरेक्शन से कभी भी रिप्लिकेशन शुरू होता नहीं है। डीएनए रिप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है, 5 से 3। तो स्ट्रैंड कौन सा होना चाहिए, 3 से 5। कितना होना चाहिए, 3 से 5। चलो एक मिनट रुको, इधर देखते जाओ। एनसीईआरटी जैसा बनाती है वैसा बना रहे हैं। ठीक, ये एक है 3 से 5 वाला है और एक है आपका 5 से 3 वाला। ठीक, आप क्या देखेंगे, आप ये देखो कि आपका डीएनए का ये वाला इतना स्ट्रैंड खुला। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए क्या आता है, प्राइमर। सबसे पहले क्या आता है, प्राइमर। और रिप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम आता है, 3। ठीक, तो यहां पर प्राइमर लगा, प्राइमर के बाद आपका लग गया डीएनए पॉलीमरेज 3 और इस डायरेक्शन में हमारा डीएनए सिंथेसाइज होने लगा। ठीक, उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, इस कंडीशन में इतना ही फ्रेगमेंट खुला। कितना फ्रेगमेंट खुला, इतना। अगर ये वाला 5 डायरेक्शन है तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, 3। यहां की मैं बात कर रहा हूं, इस पोजीशन की। ठीक, मैं यहां पर किसी भी पोजीशन की बात करता जाऊंगा तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, वो 3। तो जितना डीएनए खुलता जाएगा उस वाला पॉइंट क्या होता जाएगा, 3। तो यहां पर एक दूसरा प्राइमर लग जाएगा कि नहीं, यहां पर क्या लग जाएगा, दूसरा प्राइमर। और यहां पर फिर कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, और डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा इस डायरेक्शन में कि नहीं। ठीक, फिर ये स्ट्रैंड और खुलेगा और ये तो ऐसे सीधा सिंथेसाइज होता रहेगा, लेकिन ये यहां से सिंथेसाइज हुआ था, फिर यहां से ऐसे शुरुआत तो नहीं हो सकती ना। मेरी बात समझते रहना, डीएनए स्ट्रैंड और खुला, अगर डीएनए स्ट्रैंड और खुलेगा तो उल्टा सिंथेसिस तो हो नहीं सकता। सिंथेसिस इधर किधर हो रहा था, उल्टी डायरेक्शन में। तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में यहां पर दूसरा प्राइमर आ जाएगा, फिर ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा, तीसरा प्राइमर। तो एक स्ट्रैंड पर एक बार जब सिंथेसिस शुरू होती है तो कॉन्टिन्यूअस जाती है, और एक स्ट्रैंड पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सिंथेसिस होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं, नहीं समझ में आई बहुत लोगों को बात। कितने लोगों को क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्या डाउट है, फिर से बताएं। ठीक, समझो। पहला पॉइंट, एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं, 5 से 3। एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं, 5 से 3। उनको कौन सा स्ट्रैंड चाहिए, 3 से 5। इनको स्ट्रैंड कौन सा चाहिए, स्ट्रैंड 3 से 5। इतनी बातें, बस इतनी बातें दिमाग में रखो कि सारी बातें हो जाएंगी। डीएनए का स्ट्रैंड था, ठीक, इस स्ट्रैंड को किसने खोला, किसने खोला, हेलिकेस। टेंशन किसने दूर की, टोपोआइसोमरेज और गायरेज। ठीक, अब मान लो मैं कहता हूं कि डीएनए का इतना स्ट्रैंड खुल गया है, इतना स्ट्रैंड। ठीक, एक स्ट्रैंड क्या होगा 5 से 3 और एक स्ट्रैंड क्या होगा 3 से 5। इससे सब लोग सुनते रहो, 3 से 5 और 5 से 3। कोई दिक्कत। ठीक, मैंने कहा कि डीएनए रिप्लिकेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए 3 नंबर का, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 नंबर का रिएक्शन को शुरू नहीं कर पाता। डीएनए पॉलीमरेज 3 रिएक्शन को शुरू नहीं कर पाता। डीएनए रिएक्शन को शुरू करने के लिए क्या चाहिए, प्राइमर। और प्राइमर हमेशा कौन सी साइड पे बाइंड करेगा, 3 वाली। प्राइमर हमेशा कहां बाइंड करेगा, 3। ठीक, तो इसमें 3 कहां है, यहां। तो यहां पर आके प्राइमर बाइंड कर जाएगा कि नहीं। यहां पर 3 कहां है, यहां पर 3 यहां है ना, हाँ यहीं पर है, मेरी बात समझो। यहां पर 3 कहां है, यहां। लेकिन यहां पर ये डीएनए स्ट्रैंड खुला ही नहीं,
तो यहाँ पर ये बाइंड नहीं कर पाएगा। खुला कहां तक, यहां तक, तो यहाँ पर फिर से क्या बाइंड कर जाएगा, प्राइमर। तो जितना स्टैंड, एक स्टैंड पे एक 3 वाली डायरेक्शन में बाइंड कर जाएगा, एक स्टैंड में जितना खुला वहां पर बाइंड कर जाएगा। मेरी बात समझो कि ये मान लो मेरा हैंड पूरा ये डीएनए स्टैंड है, ठीक। अब डीएनए स्टैंड ऐसा था, ये रिप्लिकेशन फॉर्क बनी, ये 3 है ये 5 है, तो यहां पर अगर कोई चीज बाइंड करेगी तो ये कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन इस जगह पर कह रहा है 3 पे बाइंड करेगा, तो 3 वाला तो इस पॉइंट हो जाएगा ना, ये वाला। तो मैं कह रहा हूं 3 वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 3 प्राइम, तो यहां पर आके क्या जुड़ जाएगा, प्राइमर, ठीक। अब आप क्या देखोगे, इस पे सिंथेसिस शुरू हुई तो इस पे सिंथेसिस कैसे होने लगी, कॉन्टिन्यूअस। इस पे सिंथेसिस ऐसे हुई। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे समझते रहना, ठीक। अब डीएनए स्टैंड और खुल गया, डीएनए स्टैंड क्या हो गया, और खुल गया, समझते रहना। यहां पर एक प्राइमर लगा था और यहां पर ये दूसरा प्राइमर था, फिर यहां पर दूसरा प्राइमर था। तो यहां पर आप क्या देखते जाओगे, एक स्टैंड पे कैसे सिंथेसिस है, कॉन्टिन्यूअस, और इस स्टैंड पे कैसी सिंथेसिस है, डिसकंटीन्यूअस। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, एक स्टैंड पे ऐसे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती रहती है। तो जिस स्टैंड पर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है उसको कौन सा स्टैंड बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। और जिस स्टैंड पर डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस होती है उसको लैगिंग स्टैंड, ठीक। अब मेरी बात समझना, एक ही पॉइंट से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 to 3। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सी डायरेक्शन में काम करता है, 5 to 3। तो उसको कौन सा स्टैंड चाहिए, 3 से 5। तो लीडिंग स्टैंड कौन सा हो जाएगा, 3 से 5, लैगिंग स्टैंड 5 से 3, ठीक। ओका जाकी फ्रेगमेंट्स किस पे बनेंगे, लैगिंग स्टैंड, यानी कि 5 से 3, किस पे बनेंगे, 5 से 3, ठीक। समझ में आ रही बात है कि नहीं, किसको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, आप बताओ, क्लियर है क्या, नई स्टैंड, ये पुरानी वाली है और ये वाली नई है जो छोटी छोटी बन रही है, ये पूरी नहीं बनेगी और ये कंप्लीटली नहीं बनेगी। तो 2 स्टैंड नए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक कंटिन्यूअस होगा, एक क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। किसको नहीं समझ में आया बताओ, मैं फिर 10 बार बताऊंगा इसको, पक्का नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हो भाई, रुक जाओ फिर। क्या क्या बोल रहे हो बेटा, हाँ, नीचे से देखो ऊपर से देखो, जो हमारा स्टैंड होगा उस पॉइंट पे देखो, 5 वाला है कि 3 वाला है, ठीक। हम किधर देखो, डीएनए स्टैंड एक ही डायरेक्शन से खुलेगा, चाहे हम इधर से खोले चाहे इधर से खोले, ठीक। ऊपर से खोलेंगे तो भी हमारा कौन सा हो जाएगा, 3rd या और 5, नीचे से ओपन होगा तो भी क्या हो जाएगा, 3 और 5। कॉन्टिन्यूअस किस पे सिंथेसाइज होगा, 3 से 5, ठीक। बस सही बातें ध्यान रखनी है। हाँ, 3 से 5 लीडिंग हो जाएगा। चलो ये वाला डायग्राम देखो, सुन लो मेरी बात, ठीक, ध्यान से, विष्णु सुनो, ठीक। डीएनए कैसा है, किस फॉर्म में, हेलिकल। डीएनए किस फॉर्म में है, हेलिकल। अब डीएनए हेलिकल फॉर्म में बीच में कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को डीएनए में तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हेलिकेज। तुम सोचो, तुम एज्यूम करो, तुम सेल को देख रहे हो, सेल के अंदर न्यूक्लियस को देख रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को देख रहे हो, डीएनए को देख रहे हो रस्सी की तरह मुड़ा हुआ है। अब डीएनए अगर रस्सी की तरह मुड़ा हुआ है तो उस पर रिप्लिकेशन नहीं हो सकता, डीएनए को हमें क्या करना है, खोलना है। तो डीएनए के बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, यानी कि हेलिक्स को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हेलिकेज। अगर मैं एक स्ट्रैंड को ऐसे मान मैं डीएनए को ऐसे ओपन करूंगा तो ऊपर टेंशन बढ़ती जाएगी कि नहीं। तो टेंशन को दूर करने के लिए प्रोकैरियोट्स में गायरेज और यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज, ठीक। मैंने क्या कहा, टेंशन खुल गई। अब हमारा स्ट्रैंड कितना खुला, आधा। डीएनए स्ट्रैंड कितना खुला, आधा। अब स्ट्रैंड अगर आधा खुला, अब स्ट्रैंड पर जो ये ब्लू कलर वाले हैं, ये ब्लू कलर वाले पुराने स्ट्रैंड है। अब पुराने स्ट्रैंड पर नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह का है, 3। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। मेजर रिप्लिकेटिंग एंजाइम थर्ड, मेजर रिपेयरिंग एंजाइम फर्स्ट, माइनर रिपेयरिंग एंजाइम सेकंड। क्लियर, कौन कितने बेस पेयर जोड़ रहा है पता है कि नहीं, ठीक।
थर्ड कितने बेस पेयर, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, फर्स्ट 1000 बेस पेयर पर मिनट, सेकेंड 50 बेस पेयर पर मिनट। क्लियर, इतनी सारी चीजें हो गई। अब आप क्या देखते हैं कि इन सब को जोड़ने के लिए, इन सब को अब किसको जोड़ेगा ये, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। कौन होगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। अब मेरी बात समझते जाना, मैंने क्या बोला, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 से 3। मैंने पहली लाइन बोल दी है कि सब लोग एक लाइन दिमाग में बिठा लो कि एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं, 5 से 3। तो अगर वो 5 से 3 डायरेक्शन में काम करते हैं तो उनको कौन सा स्टैंड चाहिए, 3 से 5। कौन सा चाहिए, 3 से 5। ठीक, कौन सा स्टैंड चाहिए, 3 से 5। ऐसा समझ लो कि काम करना शुरू हो रहे हैं 5 से डायरेक्शन में, तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए, 3। वो काम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, 5 से 3, तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए, 3। ठीक, क्योंकि स्टैंड्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। स्टैंड्स क्या है, एंटी पैरेलल। तो अगर स्टैंड्स एंटी पैरेलल हैं तो आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि अगर 5 डायरेक्शन से काम करते हैं तो उनको कौन सा स्टैंड चाहिए, 3 वाला। ठीक, तो 5 से 3 डायरेक्शन में काम करते हैं, स्टैंड चाहिए 3 से 5 वाला। फिर बात आती है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकते। डीएनए का स्टैंड पूरी तरह से, आधा स्टैंड क्या हो चुका है, खुल चुका है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी मौजूद है पर वो काम करना शुरू नहीं कर सकता। ठीक, अब वो काम करना शुरू नहीं कर सकता तो क्या लगेगा, प्राइमर। क्या लगेगा, प्राइमर। और प्राइमर कौन सी डायरेक्शन पे लगता है, 3। प्राइमर कौन सी डायरेक्शन में, 3। हमेशा देखो एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करेगा, 5। उसको क्या चाहिए, 3। ऐसा समझो, किस डायरेक्शन में काम करेगा, 5, क्या चाहिए, 3। तो प्राइमर कहां लगेगा, 3। अब प्राइमर आके यहां पर लगेगा। ठीक, अब प्राइमर आके यहां पर लगा, मान लो ये प्राइमर आया और ये प्राइमर यहां पर आके लगा। अब प्राइमर यहां पर भी लगा होगा। जब देखो थोड़ा थोड़ा स्टैंड खुलेगा ना बेटा, पूरा स्टैंड थोड़ी ना खुल जाएगा। मैं कहता हूं पहले इतना स्टैंड खुला होगा तो यहां पर एक आगे प्राइमर लगा होगा, फिर और खुला होगा तो यहां पे क्या प्राइमर लगा होगा, फिर थोड़ा और खुला होगा तो थोड़ा और प्राइमर लगा होगा, फिर खुलेगा तो थोड़ा और। तो जितना जितना स्टैंड खुलता जाएगा वहां वहां पर प्राइमर लगता जाएगा कि नहीं। अगर ये डायरेक्शन 5 है, ये डायरेक्शन 5 है, तो मैं ये पॉइंट पे पूछूं तो कौन सी डायरेक्शन है, 3। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, 3। ये कौन सी है, 3। तो एक पॉइंट अगर 5 हो गया तो उसके आगे वाली डायरेक्शन क्या होती जाएगी, 3 3 3। समझ पा रहे हो कि नहीं, पक्का। ठीक, तो अगर मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि एक स्टैंड पे एक प्राइमर लग के पूरा काम हो जाएगा, लेकिन दूसरा स्टैंड आपका 3 से 5 नहीं है। दूसरा स्टैंड कैसा है, 5 से 3। तो यहां पर जितना स्टैंड खुलेगा उतना प्राइमर लगेगा कि नहीं। ठीक, तो यहां पर मान लो इतना खुला तो यहां पर प्राइमर, यहां पर प्राइमर, यहां पर प्राइमर, ऐसे और खुलेगा तो यहां पर प्राइमर और प्राइमर और प्राइमर। तो थोड़ा थोड़ा स्टैंड खुलता जाएगा और प्राइमर लगता जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आता जाएगा और स्टैंड बनाता जाएगा। तो आप क्या देखते हैं, एक स्टैंड पर एक ही बार प्राइमर लगने से पूरा स्टैंड सिंथेसाइज हो गया। तो इस स्टैंड को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। दूसरे स्टैंड पे थोड़ा थोड़ा सिंथेसाइज हो तो क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड। एक बार में कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो गया तो कॉन्टिन्यूअस। दूसरा स्टैंड क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। समझे कि नहीं, पक्का। किसको बात नहीं समझ में आई, अब सबको क्लियर है कि जितना स्टैंड खुलता, एक डायरेक्शन में 3 से लगा तो स्टार्टिंग में पूरा शुरू कर गया, और दूसरे डायरेक्शन में जितना ओपन होता जाएगा स्टैंड उतने पे प्राइमर आके लगता जाएगा और स्टैंड बनता जाएगा। कोई डाउट है यहां तक, नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा डीएनए रिप्लिकेशन। तो आप क्या देखते हैं, यहां पर देखते जाओ। ठीक, ऐसे एक स्टैंड हो जाएगा आपका लीडिंग स्टैंड कौन सा होगा, 3 से 5। दिमाग में बिठा लो, एंजाइम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो लीडिंग स्टैंड 3 से 5, लैगिंग स्टैंड 5 से 3, डिसकंटिन्यूअस 5 से 3, कॉन्टिन्यूअस 3 से 5। ठीक, प्राइमर को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम, प्राइमर को बनाने के लिए प्राइमेज, टेंशन को दूर करने के लिए प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में टोपो आइसोमरेज। ठीक, अब इतनी सारी बातें हो गई। देखो हमारा स्टैंड बन गया। ठीक, अब इसमें एक प्राइमर लगा है, इसमें कई सारे प्राइमर लगे हैं। तो इन सब प्राइमर को दूर करने के लिए, इन सब प्राइमर को काटने के लिए हमारे पास एंजाइम मौजूद होते हैं। ऑल द प्राइमर्स रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। अब मेरी बात समझो, बीच बीच में कहीं प्राइमर लगा है तो प्राइमर का तो हमें काम है नहीं, हमें किसका काम है, स्ट्रैंड का। हमें किसका काम है, स्ट्रैंड का।
बीच बीच में प्राइमर लगा है, तो प्राइमर को क्या कर देना है, निकाल देना है। और प्राइमर को निकालने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, फर्स्ट। तो इसीलिए हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या बोलते हैं, मेजर रिपेयरिंग एंजाइम। रिपेयर करने का काम कौन है, फर्स्ट का। जैसे कि घर में जब घर बनता है तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें लग जाती है, फिर उसको क्या कर देते हैं, प्लास्टर। तो प्लास्टर करने का काम समझ लो किसका है, फर्स्ट। और ईंटें लगाने का काम किसका है, थर्ड। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो अगर पूरे चेन को बनाने का काम किसका है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और उसको कवर करने का काम किसका है, फर्स्ट। तो ऑल द प्राइमर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एट द प्लेस ऑफ प्राइमर रिक्वायर्ड डीएनए इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द फर्स्ट। वैसे मेरी बात समझते जाना, जैसे इसमें देखो यहां पर प्राइमर लगा, पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, यहां पर प्राइमर, यहां पर प्राइमर, यहां पर प्राइमर। तो जो छोटे छोटे प्राइमर लगे थे, ये प्राइमर अगर निकल जाएंगे तो जगह खाली हो जाएगी कि नहीं। अगर प्राइमर निकल जाएंगे तो जगह क्या हो जाएगी, खाली। तो उस खाली जगह को भरने के लिए कोई न्यूक्लियोटाइड लगाना पड़ेगा नहीं, और उस न्यूक्लियोटाइड को कौन लगाएगा, फर्स्ट। वैसे पूरी चेन कौन बनाएगा, थर्ड। लेकिन प्राइमर की जगह न्यूक्लियोटाइड कौन लगाएगा, फर्स्ट। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, ठीक। तो ये प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग इज ऑल्सो डन बाय द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब है, कि जो डीएनए बना वो सही बना कि नहीं बना, अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में। अगर पेरेंट के रिस्पेक्ट में एटीजीसी की अगर कोई चेन है तो उसके अपोजिट ही चेन तो नीचे होनी चाहिए ना। तो उस प्रूफ रीडिंग को कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है माइनर रिपेयरिंग एंजाइम। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। ऑल द फ्रेगमेंट, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, इन सबको जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज। जैसे कि आप बात करते जाओ, देखो अब यहां पर देखो, ये प्राइमर था, ऐसे छोटे छोटे प्राइमर थे। तो इन छोटे छोटे प्राइमर को हटाने का काम किसका, प्राइमर को हटाने का काम किसका, फर्स्ट। प्राइमर को हटाने का काम किसका, फर्स्ट। और प्राइमर की जगह छोटे छोटे नए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम किसका, फर्स्ट। अरे फर्स्ट काटेगा भी और फर्स्ट जोड़ेगा भी, वही तो बोल रहा हूं। फर्स्ट क्या करता है, प्राइमर को हटाता भी और न्यूक्लियोटाइड को लगाता भी। और इन न्यूक्लियोटाइड को लगाने के बाद बीच में छोटी छोटी जगह छूट जाएगी कि नहीं, और इन छोटी छोटी जगह को जोड़ने का काम किसका, डीएनए लाइगेज। किसका, डीएनए लाइगेज। तो हमारा पूरा स्ट्रैंड बन गया कि नहीं, ऊपर वाला और नीचे वाला कंप्लीट स्ट्रैंड बन गया। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की हमने मोस्टली बात की है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के हैं, 3। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूंगा तो यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के हैं, 5। कौन कौन सा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन। और मेजर रिप्लिकेटिंग एंजाइम कौन सा है आपका, डेल्टा। मेजर रिप्लिकेटिंग एंजाइम डेल्टा। समझे कि नहीं, ठीक। तो अगर कोई नहीं समझाओ तो ऐसी बात समझना, क्या बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या मतलब, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिप्लिकेट, सॉरी, मेजर रिप्लिकेटिंग एंजाइम इसमें आ जाता है आपका अल्फा होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, डेल्टा, ठीक। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब अगर डीएनए एप्लीकेशन आपको नहीं समझ में आया तो आप इतनी बात जानते हैं कि डीएनए हमारे सेल के अंदर किस फॉर्म में होता है, हेलिकल। डीएनए किस फॉर्म में है, हेलिकल। अब हमें उन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स पे नई चेन सिंथेसाइज करनी है। दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स पर हमें नई चेन सिंथेसाइज करनी है। अब उन दोनों स्ट्रैंड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अलग। तो अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम, अलग करने के लिए हेलिकेज। दोनों स्ट्रैंड अलग हुए। अब अलग करने के बाद वहां पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज शुरुआत नहीं कर सकता, तो उसकी शुरुआत करने के लिए कौन, प्राइमर। प्राइमर कहां आके जुड़ेगा, थर्ड पर, ठीक। तो एक स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, लीडिंग, एक स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, लैगिंग, ठीक। आप लोग 5 मिनट रिवाइज करो, मैं आके सारी चीजें पूछता हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताना।